कराची में मुर्गी का गोश्त खाना भी गरीब के लिए मुहाल हो गया है। फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 850 से 900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। इंतज़ामिया सरकारी निरखों पर मुर्गी का गोश्त की फ़रोख्त में नाकाम हो चुकी है। अब एक ख़बर सामने आई जिसके मुताबिक लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है या लोगों की जो हालत कितनी पतली है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कुर्बानी है उसमें 28% कमी वाक़ हुई है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। फ्लावर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा कर दिया है। यानी जो जानवरों की फ़रोख्त है उसमें भी कमी वाक़ हुई है और ओवरऑल अगर जो कुर्बानी का वॉल्यूम पिछले साल था उसकी निस्बत 28% कमी हुई है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है, बिलखुसूस मुआशी हालत है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अमीर, दौलतमंद और तबका अशराफिया टैक्स देने को तैयार नहीं। हुकूमत या हुकूमतें खर्चे कम करने को तैयार नहीं। मुर्गी का गोश्त 850 से 900 रुपए का हो गया। मुर्गी फरोशों ने सरकारी निरखों से दुगने रेट्स पर गोश्त बेचना शुरू कर दिया है। कराची में सरकारी तौर पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 482 रुपए मुकर्रर है। 500 रुपये हमें दिहाड़ देने 15,000, हमारी सैलरी 860 रुपए की किलो मुर्गी दे रहे हैं। आटा 3,000 का हो गया 20 किलो। उसके बाद ये चीनी का है। क्या गरीब आदमी क्या करेगी, वो मुर्गी भी नहीं खा सकती है और क्या खाएगी वो। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुनाफाखोरी करने वालों के सामने बेबस है। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को कोई पूछने वाला ही नहीं। अवाम को ना रोड पे ले आए हैं, गरीब है ना रो रहे, अवाम सारी रो रही है, इतनी महंगाई कर दी है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है, बेहाल है, कारोबार वैसे ही नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा। मुर्गी के गोश्त और दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने वाली इंतजामिया ने भी गिरां फरोशी पर चुप साध ली है। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ना कोई जुर्माना हो रहा है और ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है और बुनियादी मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। लिहाजा ये जो IMF के स्टैंड बाई मुआहदे, 9 महीने के मुआहदे, चंद हफ्तों के रिलीफ पर जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये असल में एक इम्तिहान है, एक पुल सरात है जिससे गुज़रना है हमारी इलीट क्लास को, हमारे तबका अशराफिया को, हमारे हुक्मरानों को। बात यह है कि इस हुकूमत, ये जो 15 महीने की बदतरीन हुकूमत सामने आई 15-16 महीनों में, 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत, ये हुकूमत बहुत पहले ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवा जाती अगर आर्मी चीफ बैक डोर पर मुज़ाकरात ना करते सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, चीन से। अगर आर्मी चीफ दौरे ना करते, अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोशिशें ना करते, तो ना चीन ने पैसे देने थे इस हुकूमत को, ना सऊदी अरब और UAE ने वादा करना था और पैसे देने थे इस हुकूमत को, ना कतर ने हाथ पकड़ाना था। ये जो सारे हैं, ये जो जब तकरीरें करने लगते हैं जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो तक और नवाज़ शरीफ से मरियम नवाज़ तक, शहबाज शरीफ से हमज़ा तक, मौलाना साहब से लेकर असद उनके बेटे तक, जब ये तकरीरें करने लगते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया में इन जैसा कोई अक्लमंद आदमी नहीं। और जब इनकी परफॉर्मेंस देखें और मुल्क का हाल देखें तो शर्म आती है और इनकी तरफ देखने को दिल नहीं करता। और जब इनकी तकरीरें, इंटरव्यूज़, भाषण, बयानात सुने तो लगता है कि पूरा मुल्क हमारा पाकिस्तान तो छोटा सा है, ये पूरी दुनिया चलाने वाले हुक्मरान हैं। लेकिन जब कारकर्दगी देखें तो शर्म आती है। खुद को भिखारी कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम नाकाम हो गए, खुद कहते हैं कि हम किसी योग्य ना रहते अगर आर्मी चीफ हमारी मदद ना करते। इस मुल्क का क्राइसिस ये है, बुरहान ये है कि फ़ौज पर तनकीद करनी चाहिए, आपका हक़ है, करें, लेकिन अगर नाला लई हो तो वो फ़ौज साफ़ करे, कराची के नाले हों तो वो फ़ौज साफ़ करे, इलेक्शन करवाना हो तो फ़ौज करवाए, वापडा के मीटर ठीक करने हो तो फ़ौज करे, भल सफाई करनी हो तो फ़ौज करे, मरदमशुमारी करनी हो तो फ़ौज करे, अमन व अमान कायम करना हो तो फ़ौज करे। फ़ौज बिलाशुबा इस हुकूमत का एक इदारा है और वो ये हर मुल्क में काम करती है, लेकिन ये
किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि सारे काम करके उनको गाली पड़े। और फिर देखें, चलो अंदरूनी तौर पर फ़ौज का काम है वो करे, बैरूनी तौर पे किसने कहा है कि आर्मी चीफ मुल्क फिरता फिरे और कर्ज़े मांगता फिरे इन नाइलों और नालायकों के लिए? पिछली हुकूमत थी तो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ना होते तो कतर से हमारे तल्लुकात ठीक ना होते, सऊदी अरब हमें पैसे ना देता और उधार तेल ना देता, और UAE से हमारे तल्लुकात बेहतर ना होते, चीन हमें हाथ ना पकड़ाता। और ये हैं तो इनका भी यही हाल है। तो चंद महीने का है IMF का मुआहदा, 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा है, नज़र रखेगा IMF। और 9 महीने में $3 अरब का जो मिलने का वादा हुआ है, जो जुलाई के मिड में जिसकी मंजूरी होनी है, $3 अरब वो मिल जाएं, दोस्त मुल्क भी पैसे दे जाएं, को तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों की तो आप आज इनके घरों में चले जाएं, इनके नहीं सर फर्क पड़ता है। वो घर वाला खर्चा जो है वो आपको और मुझे शायद फील करता हो, हर एक के लेवल पे नहीं है ना वो। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि इनको भी फर्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता होगा। लेकिन अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं कोई और जॉब कर सकूं, मैं किसी इदारे में मेंबरशिप कर सकूं, मैं इवन अपने फैमिली के बिजनेस में आई कांट बी पार्टी ऑफ इट। जब 22% इंटरेस्ट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे मुमकिन है? दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में बैंक तो सिर्फ फायदा ही फायदा कर रहे हैं, और बैंकों ने 2 नंबरियां की हैं। डॉलर्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर उन्होंने गलत पैसे भी कमाए हैं, और आपको ही पता है और मुझे भी पता है, और सारे हमारे बड़े नामवर बैंक हैं, बड़े अच्छे बैंक हैं, ठीक है ना। और हुकूमत खुद उनकी सबसे बड़ी बोरोवर है, तो जब हुकूमत ने उससे बोरोइंग करनी है तो आम आवाम को देने के लिए, कर्जे के लिए उनके पास पैसा ही नहीं रहता। तो ये तो एक बड़ा विशियस सर्कल है ना। मैंने गाड़ी भी लेनी हो तो मुझे 26% पे मिलनी है, और वो 25 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी 7 साल के बाद, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट वो लेकर उनको प्रॉफिट दी जाती है और उनको डिविडेंड्स पे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं। ये कौन सा निज़ाम है? दुनिया के कौन से मुल्क में सक्सेसफुल है ये निज़ाम जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी, वो जो है ना, वो इन्फ्लेशन, ये जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू सम ऑफ दोज पीपल हु हैव इन्वेंटेड दिस, कि जब आपको इकोनॉमी को कूल डाउन करना हो तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होती है और जो इकोनॉमी है वो कूल हो जाती है। यहाँ कौन सी इकोनॉमी कूल हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आता। और आप जो बैंकों की बात कर रहे हैं, मैंने तो कई दफा ऑन एयर कहा है कि ये जो बैंकें हैं, रेगुलेटर जो है स्टेट बैंक है इनका, स्टेट बैंक हैज टू रेगुलेट द बैंक्स, और स्टेट बैंक हैज मिजरेबली फेल्ड इन रेगुलेटिंग द बैंक्स। उनको जो ना वो जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को जो तकालीफ हैं, हमने कई दफा बनाया। अब इस दिन लास्ट दफा जब हम डार साहब से मिले तो कमेटी बनवा दी थी उन्होंने, वो कमेटी बड़ा जो है ना वो 2 आदमियों की कमेटी की डेस्क हमने बना दिया। नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली। जो है ना, ये बिल्कुल आपकी बात जो है ना ठीक है कि जो है ना बैंकिंग सेक्टर को बड़े उसकी जरूरत है जितने वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक लॉ लेके आए हैं बशीर साहब, वो ये है कि सेक्शन 99 है जिसके अंदर विंडफॉल इनकम्स जो हैं उसके ऊपर 50% टैक्स होगा। ये अब इस बजट के अंदर आया है जिसको ये फाइट आउट कर रहे हैं कि विंडफॉल का मतलब ये है कि मैंने डिपॉजिट कराया था 100 रुपए का डॉलर, फिर 110 हो गया तो बैंक को 10 रुपए मिले, उसमें से 5 रुपए गवर्नमेंट को दे। इसी तरह एक्सपोर्टर पे भी उन्होंने लगाया था, वो हम उसको भी अपोज कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन 99 के अंदर बैंक्स को विंडफॉल के ऊपर ये टैक्स कर रहे हैं। टैक्स की बात नहीं है, आप ना 18 और रीफाइनेंस रेट किस लिए देते हैं? रीफाइनेंस कि जब आपके पास LC आए और आप जब एक्सपोर्ट का माल तैयार कर रहे हो तो उस वक्त जो आपको पैसे चाहिए उसका नाम रीफाइनेंस है। वो 6% पे था, पहले 3 था, 4 था, 6 हुआ, अब 18% है। कैन यू एक्सपोर्ट विद 18% कैश फ्लो की प्राइस के ऊपर? कैन यू रन योर फैक्ट्रीज विद अ कैश फ्लो ऑफ 24 and 25%? आई थिंक ऑल नीड्स टू बी करेक्टेड एंड ब्रॉट बैक टू पोजीशन जहां ये होने चाहिए, जहां पाकिस्तान इसका मुतम्मिल हो सकता है।